नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बस्तर पांडुम 2026 समापन में सुकमा का दबदबा। मुड़िया जनजातीय नाट्य ने प्रथम पुरस्कार जीतकर रचा इतिहास। डीएनए सैंपल में भारी देरी, पीड़िता परेशान रही घंटों। जिला अस्पताल की लापरवाही से पुलिस भी हुई बेबस। इलाज के लिए निकली मां 3 बच्चों समेत 7 दिन से लापता। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। रतनपुर में माघी पूर्णिमा मेला भव्य रूप से संपन्न। सांस्कृतिक संध्या में उमड़ा जन सैलाब, लोक कला ने मोहा मन। अब खबरें विस्तार से। बस्तर संभाग की गौरवशाली संस्कृति, कला और परंपराओं के संरक्षण हेतु आयोजित बस्तर पंडुम 2026 में सुकमा जिले ने सफलता का परचम लहराया है। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित इस भव्य संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सुकमा के जनजातीय नाट्य दल विधा को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। बस्तर की संस्कृति और पहचान को देश भर में पहचान देने के लिए बस्तर पांडुम कार्यक्रम का आयोजन जगदलपुर के लाल बाग मैदान में किया गया, जिसमें समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद सहित अनुमोदों पर प्रकाश डालते हुए छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहे विकास पर अपनी बात रखी। इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा के कलाकारों को स्मृति चिन्ह और 50,000 रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बस्तर के पारंपरिक नृत्य, गीत, खान पान, शिल्प और आंचलिक साहित्य के मूल स्वरूप को सहेजना और स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। प्रशासन की इस पहल से न केवल विलुप्त हो रही विधाओं को संजीवनी मिल रही है, बल्कि जनजातीय समूहों के सतत विकास का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। कई आदिवासी राज्यों को भी, जनजातीय कलाकारों को भी छत्तीसगढ़ ने मंच दिया है और संभागीय स्तर का कार्यक्रम, जनपद स्तर का कार्यक्रम, जिला स्तर का कार्यक्रम करते करते नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन औषधि, इस सभी में स्पर्धा कर हमारी बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। बस्तर की कला, संस्कृति, गान, नाट्य, ये सिर्फ बस्तर का आभूषण नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का आभूषण है। ये पूरा देश मानता है और बस्तर पंडुम ने इसको आगे बढ़ाया है। दंतेवाड़ा वालों को विशेष बधाई, क्योंकि 55,000 कलाकारों में सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे दंतेवाड़ा जिले ने लिया है। उनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए भाई। कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन और जिला सीईओ श्री मुकुंद ठाकुर के कुशल प्रबंधन में सुकमा जिले से 12 विधाओं के कुल 69 कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रथम स्थान कोटा विकासखंड के सुदूर ग्राम पंचायत कोंडा सावली के आश्रित गांव पारला गट्टा की टीम ने नाट्य विधा में बाजी मारी। मुड़िया जनजाति के 13 सदस्यीय दल ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे ताड़ का पत्ता, मयूर पंख, तीर धनुष और मछली पकड़ने के जाल का कलात्मक प्रयोग कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 75% से ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में था और उन्होंने संकल्प लिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज जो कभी लगता नहीं था कि इस समस्या का निदान है, आप सबको आज विश्वास हो गया है माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कि नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद ये बस्तर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। आज नियत नेलानार, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन योजना और प्रदेश का जो सरगुजा विकास प्राधिकरण है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और हमारे गांव आबाद हो रहे हैं। वहां पर हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं और इसका
पूरा आशीर्वाद हमारे गृह मंत्री जी का है। कोटा विकास खंड में स्थित पारला गट्टा निवासी कलाकार लेकम लक्का, प्रकाश सोडी, विनोद सोडी, जोगा सुदाम और उनकी टीम ने अपनी प्रतिभा से सुकमा जिले को गौरवान्वित किया है। कलाकारों की इस सफलता में नोडल अधिकारी मनीराम मरकाम और पी श्रीनिवास राव का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने कलाकारों को संभाग स्तर तक पहुंचाने और प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ने आवास निर्माण के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में महज 10 दिन के भीतर 5 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि राज्य के लिए गौरव का विषय है और देश भर में छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान बनी है। इस ऐतिहासिक सफलता में बिलासपुर जिला एक बार फिर प्रदेश में नंबर 1 बनकर उभरा है और लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। इस रिकॉर्ड उपलब्धि के पीछे राज्य सरकार और शासन की मजबूत इच्छा शक्ति और प्रभावी कार्य योजना रही। कठिन परिस्थितियों विशेषकर मानसून के बावजूद राज्य में औसतन प्रतिदिन 1600 से अधिक आवासों का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार है जब एक ही वित्तीय वर्ष में इतने बड़े पैमाने पर आवास निर्माण कार्य समय से पहले पूरा हुआ है। आवास निर्माण में बिलासपुर जिले का योगदान सबसे अहम रहा। जिले में कुल 29,235 आवासों का निर्माण कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया गया। जिला प्रशासन, जनपद पंचायतों और मैदानी अमले के समन्वित प्रयासों से यह लक्ष्य संभव हो सका है। इससे पहले वर्ष 2024-25 में भी बिलासपुर ने 40,000 से अधिक आवास बनाकर प्रदेश में रिकॉर्ड कायम किया था। प्रदेश के अन्य जिलों में महासमुंद, बलरामपुर, कोरबा और रायगढ़ टॉप 5 में शामिल रहे, लेकिन गति और लक्ष्य पूर्ति में बिलासपुर सबसे आगे रहा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने इस उपलब्धि का श्रेय टीम वर्क, सख्त निगरानी और जमीनी स्तर पर किए गए सतत प्रयासों को दिया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत में छत्तीसगढ़ राज्य शुरू से अव्वल रहा है। इस वर्ष भी बोलते बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य ने इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख मकान पूर्ण कर लिया, जो कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इस 5 लाख लक्ष्य में सर्वाधिक योगदान बिलासपुर जिले का है, जिसने लगभग 29,500 मकान पूरा इस वर्ष किया है और पूरे स्टेट में नंबर 1 पे रहा हुआ है। और हम बताना चाहते हैं कि हमने नए लक्ष्य में पिछले 1.5 साल में लगभग 40,000 मकान पूरा कर लिया है और शेष मकान को भी आगामी 4 महीने पूरा करके लक्ष्य में रखा हुआ है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार, हिंसा और हत्याओं के विरोध में सोमवार 9 फरवरी को बिलासपुर में मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा। मानवता और भाईचारे के संदेश के साथ निकाले गए इस शांतिपूर्ण जुलूस के जरिए केंद्र सरकार से कड़ा फैसला लेने की मांग की गई। सोमवार को मुस्लिम समुदाय की ओर से नेहरू चौक से कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर तक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाए और मानवाधिकारों की रक्षा की मांग की। जुलूस के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वहां हो रही हिंसा व हत्याओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। मुस्लिम समाज ने वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में बांग्लादेश के प्रस्तावित 60 करोड़ रुपए की सहायता राशि पर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, तब वहां की सरकार को आर्थिक सहायता देना अनुचित है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि भारत सरकार को मानवीय आधार पर मदद करनी है, तो वह सीधे पीड़ित हिंदू परिवारों तक पहुंचे। सरकार को दी जाने वाली सहायता राशि अत्याचारों को परोक्ष रूप से संरक्षण देने जैसी है। देखिए, आज हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलने इसलिए आए हुए थे कि अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र पास हुआ है केंद्र के द्वारा और उसमें 60 करोड़ रुपए की राशि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश को दिया। नरसंहार हो रहा है, बांग्लादेश के नाम से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वहाँ की हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम उसके विरोध में कलेक्टर महोदय के पास आए हुए थे कि इस छल कपट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग बंद करें और 60 करोड़ की जो राशि आपने प्रदान किया है उसको आप वापस लें, क्योंकि हम सभी का ये खून पसीने की कमाई है और आप ऐसे देश को देना चाह रहे हैं, ऐसे देश को आप देना चाह रहे हैं कि जो देश हिंदुओं को मारा जा रहा है उसके विरोध में यहाँ के मुसलमानों को मारा जा, हर जाति हर धर्म के लोगों को छाट के मारा जा रहा है। हम इसके विरोध में आज समस्त मुस्लिम समाज एकत्रित हुए थे और कलेक्टर महोदय जी को हमने अवगत भी। बांग्लादेश में जो हमारे भाई हिंदू भाइयों का जो अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उसके बावजूद केंद्र द्वारा 2026 में बजट में जो है 60 करोड़ का सहायता राशि देने को दिया गया है बांग्लादेश को। तो ये क्यों है, ये सवाल है। तो हम पूरे मुस्लिम समाज यहाँ देख रहे हैं, पूरे मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है
कि ये क्यों कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार होने के बावजूद भी भारत द्वारा क्यों उनको सहायता राशि दिया जा रहा है, क्यों उसको नहीं रोका जा रहा है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं जो उनको सहायता राशि 60 करोड़ रुपए दिया गया है उसको वापस लें। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मुशीर ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि इंसानियत और न्याय की आवाज है। आज मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि अत्याचार के खिलाफ पूरा समाज एकजुट है। उन्होंने कहा कि यह देश की जनता के खून पसीने की कमाई है और इसे ऐसे देश को नहीं दिया जा सकता जहां अल्पसंख्यकों का खुलेआम दमन हो रहा हो। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम लोग तो पहली चीज़ ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो करना क्या चाह रही है। अगर किसी प्रकार की कोई सहायता हम हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में देना है तो डायरेक्ट दे सकते हैं। गवर्नमेंट के हाथ में पैसा दे के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं। एक तरीके से हम यहाँ पर रोडों पे आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर जो नरसंहार हो रहा है हमारे भाइयों के ऊपर में और उनको कत्लेआम किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। और हमारी गवर्नमेंट वहाँ अपने बजट पे वहाँ के लोगों के लिए सहायता राशि निकाल रही है। तो अगर सहायता राशि देना ही है तो डायरेक्ट जो पीड़ित परिवार है वहाँ तक उसको पहुँचाने की कोई व्यवस्था की जाए, ना कि सरकार को दी जाए ये सहायता राशि या किसी भी प्रकार की सहायता। यही मांग लेके आज हम लोग पूरे मुस्लिम समाज के लोग बिलासपुर के हमारी गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है हमसे, हम यही सवाल करें कि चाह क्या रही है। हम क्या रोड में बुलवाना चाह रही है पब्लिक को, आम जनता को, या उग्र होने के इंतज़ार में है, क्या चाह रही गवर्नमेंट वही बता दे। और हम चेता भी रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से कि इस पे अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो हमारी पूरी देश की हर कौम के लोग, अभी तो सिर्फ मुस्लिम समाज यहाँ पे आई है और आने वाले अगर ऐसा लगा तो पूरे समाज के लोग, पूरे धर्म जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे और बहिष्कार करेंगे। मुस्लिम समाज ने चेतावनी दी कि यदि ज्ञापन पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल यह जुलूस मानवता, न्याय और भाईचारे के पक्ष में एक मजबूत और शांतिपूर्ण संदेश बनकर सामने आया। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर और प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। अवैध रूप से निर्मित दुकानों को हटाने के लिए जारी प्रशासनिक आदेश के विरोध में गरीब और छोटे दुकानदारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि हालिया आदेश के तहत उनकी अस्थायी दुकानों को भी हटाए जाने की आशंका उत्पन्न हो गई है, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। दुकानदारों ने स्पष्ट किया है कि जिन दुकानों को अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा जा रहा है वे न तो स्थायी है और न ही अवैध निर्माण के अंतर्गत आती है। ये दुकानें केवल सप्ताह में एक दिन शनिवार को सुबह 5 बजे से 12 बजे तक लगाई जाती है और इसके बाद पूरी तरह हटा ली जाती है। साथ ही ये दुकानें सड़क किनारे इस प्रकार लगती है कि मुख्य मार्ग के यातायात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि दुकानों के कारण यातायात बाधित होता है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। अस्थायी दुकानों से न तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है और न ही आम जन को किसी प्रकार की गंभीर असुविधा होती है। उल्टे इन दुकानों से स्थानीय लोगों को आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती है। इन दुकानों के माध्यम से कई गरीब, मजदूर वर्ग और जरूरतमंद परिवारों की आजीविका चलती है। यदि दुकानों को हटाया गया तो इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। दुकानदारों ने कलेक्टर से अपील की है कि उनकी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कठोर कार्रवाई से बचा जाए और इस मामले में न्यायोचित एवं सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाए। है कि हम लोग हर शनिवार के सुबह 5 बजे से सिर्फ 11 बजे तक की दुकानें लगाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित नहीं होती है और दुकानें जो रहती सब बंद रहती है। उसके बाद जब खुलना चालू होती तो हम लोग उससे पहले अपनी दुकानें समेट के चले जाते हैं, जिससे कोई दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन अभी कुछ समय से निगम द्वारा वहाँ आके और हम लोग की दुकानों को मतलब तुरंत धंधे के समय बंद करा देते हैं और उसके बाद हम लोग परेशान होते हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग रोजी रोटी उसी से हमारी हफ्ते की चलती है और हम लोग का उसका परिवार से हमारा पेट भरता है। हम लोग ये चाहते हैं बस कि हमको उतना समय तक का दुकान लगा दे दिया जाए। ये शनिवार बाज़ार हम लोग लगाते हैं, ये अपना तेलीपारा रोड में सीधी कोतवाली के बगल में जो दुकान 40 से 50 साल से लगे आ रही है, हफ्ते में एक दिन लगाते हैं। इसमें नगर निगम द्वारा नगर निगम द्वारा हटाया गया है। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए आवेदन देने के लिए कि हमको जगह वहीं पर सुबह 5 बजे लगाते हैं 12 बजे तक,
खाली शनिवार के दिन लगता है, सब भाई लोगों का, सबका परिवार चलता है। सरकंडा थाने के एक संवेदनशील मामले में डीएनए सैंपल लेने के लिए पुलिस पीड़िता और जेल में बंद आरोपी को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां गंभीर लापरवाही और लचर व्यवस्था देखने को मिली। पीड़ित कम उम्र की है और पुलिस करीब 3 से 4 घंटे तक अस्पताल परिसर में बैठी रही। इसके बावजूद डीएनए सैंपल की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। सरकंडा थाना क्षेत्र की हेड कांस्टेबल संगीता अपने स्टाफ के साथ आरोपी और पीड़ित को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस द्वारा पूर्व में विधिवत पत्र भी दिया गया था और संबंधित विभागों को सूचना दी गई थी, फिर भी लैब में मौजूद तकनीशियनों ने डॉक्टर के बिना कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। कई बार सिविल सर्जन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में कोर्ट से अनुमति लेकर आरोपी को जेल से जिम्मेदारी पूर्वक बाहर लाया जाता है और फिर उसका विधिवत डीएनए कराया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और बेहद संवेदनशील होती है, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण न सिर्फ पुलिस को घंटों इंतजार करना पड़ा, बल्कि पीड़िता को भी अनावश्यक मानसिक और शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ी। जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है, उससे जिला अस्पताल की हर तरफ फजीहत हो रही है। सभी का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में लेट लतीफी के किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है, जबकि अस्पताल प्रबंधन को पूरे मामले की पहले से जानकारी थी। इसके बावजूद व्यवस्था न होना गंभीर सवाल खड़े करता है और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की मांग तेज हो गई है। हमारे थाने के एक मामले में डीएनए सैंपलिंग के लिए पीड़िता एवं आरोपी का ब्लड लेना है, जिसके लिए मैं जिला अस्पताल आई हुई हूँ। करीब मुझे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए और लगातार मैं बातचीत कर रही हूँ। सिविल सर्जन सर से भी हमने लेटर दे दिया था और उनको मैं कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस बात की जानकारी मैंने अपने थाना प्रभारी सर को दिया है। सर ने भी बात किया और बोले कि थोड़ा वेट कर लीजिए। लगातार मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं लैब में आई हूँ तो लैब टेक्नीशियन सर जो है उनका कहना ये है कि जब तक कोई डॉक्टर नहीं आएगा तब तक हम आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। पीड़िता काफ़ी कम उम्र की है और काफ़ी टाइम हो चुका है उसे हमारे साथ में रहते हुए। काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन हमारी परेशानी है सुनने वाला कोई नहीं है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से हर वर्ष पब्लिक कैंप और रिपब्लिक डे कैंप का आयोजन किया जाता है। इन कैंपों के माध्यम से विद्यार्थियों के भीतर छिपी देशभक्ति, नेतृत्व और अनुशासन की प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष बिलासपुर से 3 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित रिपब्लिक डे कैंप के लिए किया गया था। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 का एक छात्र भी शामिल रहा। चयनित छात्र ने करीब 4 महीने तक रिपब्लिक डे कैंप में भाग लिया, जहां उसने देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अनुशासन और जिम्मेदारी के महत्व को न केवल समझा बल्कि उसे व्यवहार में भी उतारा। कैंप के दौरान छात्र ने विभिन्न गतिविधियों, परेड, अभ्यास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर विद्यालय और शहर का नाम रोशन किया। मंगलवार को कैंप से लौटकर जैसे ही छात्र बिलासपुर पहुंचा, रेलवे स्टेशन पर उसका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद छात्र अपने विद्यालय पहुंचा, जहां स्कूल प्रबंधक, शिक्षकों और सहपाठियों ने फूल मालाओं से उसका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने छात्र की उपलब्धि की सराहना करते हुए उसे उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और अन्य विद्यार्थियों को भी ऐसे राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सर, मैं पहले इंटर बटालियन कंपटीशन में गई थी, उसके बाद आईजीसी, फिर टीआरडीसी 1, टीआरडीसी 2, फिर आरडीसी। तो पहला कैंप हमारा माना में लगा था, उसके बाद लाखोली, उसके बाद भोपाल, फिर हमें दिल्ली जाने का चांस मिला। दिल्ली में हम लोग को 2 महीना बस प्रैक्टिस करना पड़ता था और परफॉर्मेंस करना पड़ता था और हमारा लाइन एरिया रहता था, फ्लैग एरिया रहता था। लाइन एरिया में हमें इवन जहाँ हम रहते हैं उसे भी सुधार के रखना पड़ता था, बिकॉज उसका भी चेकिंग होता था, वो सरप्राइज चेकिंग रहता था। और परेड भी होता था, करप्पा ग्राउंड जो कि बहुत फेमस है, उसमें रहता था। हॉर्स राइडिंग भी रहता था और उसके बाद डीकेटिंग कैंप लगा, वो भोपाल में हुआ। ये छात्रा है और ये रिपब्लिक डे कैंप में गई थी और ये 4 महीना वहाँ पर इसने कठिन परिश्रम किया। बड़े गर्व की बात यह है कि हमारी ये बच्ची बहुत ही होनहार है। बिलासपुर से केवल 3 बच्चे गए थे, एक महाविद्यालय से और एक दूसरे से और एक मेरी बच्ची ये गई थी रेलवे हर सेंटर नंबर 1 से। और ये बच्ची हर क्षेत्र में आगे, पढ़ाई में, योगा में, उन्हें मुझे बताने में आपको गर्व हो रहा है कि मेरी ये कितनी होनहार बच्ची है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इसकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी करे। विकसित भारत 2047 में विद्यार्थियों की भूमिका
विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्वर्गीय लकीराम ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उनकी भूमिका से अवगत कराना और उनसे रचनात्मक सुझाव प्राप्त करना रहा। व्याख्यान में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा वर्ग है और यही वर्ग विकसित भारत की नींव रखेगा। शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, स्टार्टअप, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रभक्ति जैसे मूल्यों को अपनाकर ही 2047 का भारत सशक्त और विकसित बन सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजक बनने की सोच के साथ आगे बढ़े। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य भी उपस्थित रहे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, तकनीकी विकास, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण सशक्तिकरण और डिजिटल इंडिया जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण साझा किए। चर्चा के माध्यम से प्राप्त सुझावों को आयोजकों द्वारा संकलित कर आगे की रणनीति में शामिल करने की बात कही गई। लिंगियाडी क्षेत्र में घर बचाने की लड़ाई अब शासन प्रशासन के लिए बड़ा सवाल बनती जा रही है। पिछले 80 दिनों से ज्यादा समय से महिलाएं, बुजुर्ग और परिवार धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इसी बीच पूर्व विधायक, पार्षद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की नीतियों पर सीधा हमला बोला है। बसपा के पूर्व विधायक इंजीनियर रामेश्वर खरे ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को खुला समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले लोग कोई बाहरी नहीं बल्कि वर्षों पहले आकर बसे हैं और शासन ने खुद पट्टा देने की मंशा से उनसे शुल्क भी वसूला था। ऐसे में अब उन्हें बेदखल करने की कोशिश करना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। रामेश्वर खरे ने कहा कि जब तक सरकार प्रभावित परिवारों के लिए सुनिश्चित और स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती और उनकी जरूरत के अनुसार जमीन आवंटित नहीं करती, तब तक इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ कहा कि गरीबों को सताने का काम लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी बताया कि 80 दिनों से लोग रोजी रोटी छोड़कर धरने पर बैठे हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लेकिन शासन स्तर पर अब तक कोई सुध नहीं ली गई। ऐसी संवेदनहीनता सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। लिंगियाडी में उनके जो पुराने निजी आवास है और कई वर्षों से के पहले आकर यहाँ पर वो बसे हैं और शासन ने पट्टा प्रदान करने के नियत से उनसे शुल्क भी जमा करवाया है और अगर आज उनको उजाड़ने की कोशिश किया जा रहा है तो शासन को इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जब तक सुनिश्चित व्यवस्था उजड़े हुए लोगों का गवर्नमेंट अगर नहीं कर पाएगा और जितना परिवार की आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार उनको ज़मीन आवंटन नहीं करेगा, तब तक ये जो काम है शासन का ये उचित नहीं है। आज पूरे 80 दिनों से ये अपने बच्चों का पेट पालने की जगह अपनी आवास बचाने में बच्चों के जिससे शिक्षा प्रभावित हो रहा है, उनके स्वास्थ्य खराब हो रहा है और ऐसी हालात में अभी तक शासन स्तर पर अगर इनका सुध नहीं लिया जा रहा है, ये गलत है। देखिए 80 दिनों से हम लोग का ये जो आंदोलन है जारी है। ये जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, हमारे यहाँ घर की लड़ाई है। घर की लड़ाई इसलिए कि रोड रास्ते के लिए जितना इनको तोड़ना था सब तोड़ चुके, बचे घर को इन लोग कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाएंगे करके तोड़ना चाह रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। और मैं एक कांग्रेसी पार्षद हूँ करके मुझे टारगेट किया गया है, मेरे वार्ड को टारगेट किया गया है, मेरा ऑफिस तक तोड़ दिया गया रेड क्रॉस का मेडिकल बनाएंगे करके, जबकि रेड क्रॉस का मेडिकल इतना पर्याप्त जगह खाली वहाँ भी बना सकते थे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी बना सकते थे, लेकिन मैं जहाँ बैठता था उस बदला लेने की भावना से मेरे साथ कार्य किया जा रहा है। जब तक लोगों को न्याय न मिले, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे जिन्होंने जिताया है विश्वास करके, मैं उनके लिए तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा ही और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा मैं इनके साथ खड़ा रहूँ। लिंगियाडी पार्षद दिलीप पाटिल ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ सड़क विस्तार का मामला नहीं है
बल्कि लोगों के घरों को तोड़कर कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि सड़क के लिए जितना तोड़ा था वह पहले ही तोड़ा जा चुका है, अब बची हुई बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। पार्षद दिलीप पाटिल ने यह भी कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है। उनका कार्यालय तक तोड़ दिया गया, जबकि रेड क्रॉस मेडिकल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए अन्य वैकल्पिक स्थान उपलब्ध थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि यह धरना गरीबों के साथ सीधा अन्याय है। वर्ष 2022 में शासन ने खुद पट्टे के नाम पर शुल्क लिया था, जो सरकार का निर्णय था। अब सरकार बदल गई है, लेकिन पुराने निर्णय की जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट सकती। जो है गरीबों का जो है के प्रति एक प्रकार से अन्याय है। सरकार को उन गरीबों के आवास के बारे में सोचना चाहिए। सरकार बदलती रहती है और पहले ये 2022 में उनसे पट्टे के नाम से शासन द्वारा शुल्क लिया गया था, तो ये तो सरकार का निर्णय था। आज वर्तमान में सरकार है तो सरकार के उस निर्णय को के हिसाब से उनको उनका हक देना चाहिए। सुशांत शुक्ला को एक बार आना चाहिए कि देखना चाहिए कि वोट लेते समय तो माँ जी, भाभी जी, भैया जी सब बोल के रिक्वेस्ट कर हम लोग से किए हैं, और हम लोग किस परिस्थिति में है अभी तो एक बार आके तो झाँक के देखना चाहिए ना। और हम लोग मांग आके पूरा नहीं कर देना चाहिए कि आके बोल दे कि चलो आज से तुम लोग का ये ख़त्म हुआ, मैं सब कुछ भैया करूँगा करके। वो भी नहीं आ रहे हैं, एक बार झाँकने के लिए तक नहीं आए हैं। हम लोग 2-3 बार गए सुशांत शुक्ला के घर में, तो हम लोग को कुत्ता की तरह धुतकार के हम लोग को भगा दिए। एक बेचारी है, एक खाना खाने के लिए बैठे हैं, खाना तक नहीं खा सके, ऐसा मतलब जिंदगी में कभी नहीं देखी हूँ है। और उसके बाद में बिना नोटिस दिए, बिना बोले हुए पीछे से आके बुलडोजर चला देंगे, ना तो कोई डेट देंगे और ना ही कोई समय देंगे। आके उन लोग अपने मनमर्जी करने से थोड़ी ना देंगे। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग का हक जब तक पूरा नहीं होगा, भले हम लोग का जान चले जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं है। हम लोग को मांग पूरा कर देना चाहिए। और इसके जगह में हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग वही जगह में हम लोग को पट्टा दिया जाए। हम लोग ऐसा कि हम लोग टैक्स भी पटा रहे, बिजली बिल भी पटा रहे, सब कर रहे, उसके बावजूद भी हम लोग का मतलब जीने खाने नहीं दे रहे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के लिए कोई सुविधा दे दे। अपन घर के लिए, अपन हक के लिए हम धरना में बैठे हैं। अब 3 महीना से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक तो सुशांत शुक्ला विधायक कोई हमारे मन के खबर ले नहीं आते। नाला और रोड के लिए सब तो दे दिए हैं, और बहुत मकान तोड़ दिए हैं, दुकान भी तोड़ दिए। बाजार जो सब्जी भाजी की दुकान वो भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब आदमी हम छोटे छोटे धंधा पानी कर रहे हैं। हमारे बाल बच्चे यहाँ पले बड़े हैं, सास ससुर सब तो ख़त्म हो गए। 2-3 पीढ़ी हो गए हम लोग को, 60-70 साल हो गए, तो अपना घर द्वार अब किसी भी हालत पे हम नहीं छोड़ने। नाली और बोली तो नाली दी 80 फीट 70 फीट जितना भी लेना रही थे। अब बोला थे कि पूरा घर तोड़ कही के, तब हम कहाँ जब गरीब आदमी रोजी रोटी करके कमा खाते, गार्डन बना कही थे, कॉम्प्लेक्स बना कही थे, तो हम कहाँ जब बता। और बोले रही सुशांत जीते रही से, तो बोले रही से कि सब कहीं मेरा इंदिरा आवास मिली और सब कहीं लंग बना के देहा कहीं रही से जितवा दे। एक बार कहीं सब जितवा दी, एको बार तो इतना दिन हो गया, 80 दिन हो गए, भी एक दिन आए नहीं है। ना उल्टा आए बार बोला थे कि ऐसे कही, तो हम आज भी कहाँ कर सकबो। धरनारत लोगों ने साफ कहा कि 3 महीने से ज्यादा समय से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घर, दुकानें और रोजमर्रा की आजीविका सब कुछ उजड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार घर बचाने और स्थायी आवास देने का ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और शासन प्रशासन की जवाबदेही तय कराई जाएगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।